तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। आज की क्लास में अपन डाइपोल से आगे बढ़ेंगे। हमने आपको लास्ट क्लास में कुछ थ्योरी पढ़ा रहे थे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम कराने वाले थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस तो अपन ने करा दिए थे। जैसे कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपने कर लिए थे, है ना। अब हम इससे आगे देख रहे हैं। इससे आगे अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन है कि 4 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट 0, ए कॉमा 0, ए कॉमा ए एंड 0, 0। इनको अगर आप ड्रॉ करेंगे, ये क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगा कि ये आखिर कहाँ पे ड्रॉ होंगे। जैसे कि एक पॉइंट है 0, 0, बहुत बढ़िया। दूसरा एक पॉइंट है A, 0। एक पॉइंट है 0, A। और एक पॉइंट है टक 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 A, A। यही चारों पॉइंट है। 0, A पर प्लस क्यू रखा है, तो अपन ने इसको बना दिया प्लस क्यू। 0, A पर मतलब यहाँ पर। फिर A, 0 पर भी प्लस क्यू रखा है, और A, A पर रखा हुआ है क्यू, प्लस क्यू ये भी। और ओरिजिन पर रखा हुआ है -3Q। इतना क्वेश्चन समझ गए। ये मैंने क्वेश्चन को आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन को कैसे करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं, सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे। फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट, कीजिए सॉल्व। यहाँ पे अपन -3Q को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, -Q, -Q, -Q। तो ये जो -Q है, ये -Q और ये +Q मिलके एक पी वेक्टर तो इस डायरेक्शन में बन गया। तो वो पी वेक्टर मैंने यहाँ बना दिया। इस पी वेक्टर की वैल्यू है Q इंटू ए, क्योंकि ये एक चार्ज Q है और इसका जो डायरेक्शन है वो -Q से +Q है, और इसकी लेंथ a है। सिमिलरली एक मैं इधर ले लूँगा, एक -Q और एक +Q, तो एक ऊपर की तरफ हो गया। इसका भी मैग्नीट्यूड QA हो जाएगा, क्योंकि चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है, लेंथ इसकी a है। बट ये वाला जो डायरेक्शन है, एक -Q और +Q को जो मैं इसके साथ लूँगा, तो वो डायरेक्शन ऐसे जाएगी, और यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो P डैश होगा, क्योंकि ये लेंथ a नहीं है। ये कितनी होगी? Q, स्क्वायर का डायगनल है ना। तो हो जाएगा Q इंटू √2a। तो बच्चे समझ गए, इसको लिख सकते हैं √2p। तो P डैश की वैल्यू हो गई √2p। इतना चमक गया। अब मेरे पास तीन वेक्टर हैं। एक वेक्टर है इधर P, एक वेक्टर है इधर P, और एक वेक्टर है इधर √2p। इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए। तो तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं कि नहीं? हाँ है ना। तो P और P का कितना हो गया? √2p। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो मैं पीले रंग से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया इधर √2p। तो तुम्हारे पास P नेट निकल के आया, वो कितना हो गया? √2p प्लस √2p। तो कितना हो गया? 2√2p, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2√2Q इंटू ए। इतना नेट डायपोल मोमेंट अपना निकल कर इस क्वेश्चन का आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तो समझ में आ गया, 4 दिन बाद नहीं आएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। 4 दिन बाद नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है कि अपन ने यहाँ पे कुछ भी थ्योरी नहीं लिखी कि हमने किसको क्या माना है। तो ये बात ध्यान रखना, -3Q को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, इस बात को अपनी लैंग्वेज में लिखना कि हमने किया क्या है। दूसरी चीज, यहाँ पर P को QA माना है, P को QA माना है, और यहाँ पर P डैश है, तो P डैश की वैल्यू √2p है। फिर मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के √2p हो गया, तो P नेट हो गया 2√2QA। ठीक है, तो अभी तो समझ में आ गया। बात के लिए ये रहे, इसकी वजह से अपन इसको अपनी भाषा में जरूर लिख लेंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब आगे की कहानी की शुरुआत करते हैं। आगे देखो, तुमसे ऐसा बोल रहा है कि एक डाइपोल है, डाइपोल को अपन ने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझते ही तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा कि ये इस तरीके की फील्ड लाइंस रही होंगी, जहाँ पर जिनके बीच में सारे के सारे में जो डिफरेंस है डिस्टेंस का, वो इक्वी डिस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखना। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मैंने किसी डाइपोल को रखा, तो डाइपोल को रखने पर ये प्लस है, ये माइनस है, तो उस पर डायरेक्शन ऐसे रही होगी। और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से बनने वाला एंगल थीटा है पी वेक्टर का। यहां तक कोई समस्या तुमको? अब
वर्क डन हम किस तरीके से सोचते हैं डायपोल के केस में, पहले इसको समझ लेते हैं। तुम लोगों ने वर्क डन पढ़ा था जब 11th में पढ़ रहे थे, वो था टाउ डी थीटा का इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? आया ना? तो यहां पर θ1 से θ2, ओके। तो टॉर्क तुम्हारे पास कितना है, पीई साइन थीटा, पी क्रॉस ई पी साइन थीटा, और इनटू डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 से θ2। मतलब एक डायपोल को मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पहला एंगल θ1 है, अब इसको मुझे रोटेट करना है, तो रोटेट करूंगा तो नया एंगल कितना हो जाएगा, θ2। तो इन दोनों एंगल के बीच में मुझे कितना वर्क करना पड़ा, ये मुझसे वो पूछ रहा है। तो मैं रंग बदल देता हूँ, रंग बदलने से थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, और ये इसका जो नया एंगल है, दिस एंगल इज θ2, ओके। तो मैंने इसको θ1 से θ2 रोटेट कर दिया, तो मैंने किया है, तो इस पर कुछ वर्क करना पड़ा होगा, अपने आप तो हो नहीं गया होगा, तो मुझे वो वर्क निकालना है। तो उसके लिए मैंने पीई बाहर ले लिया, साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम θ1 से θ2। तुम लोग बहुत समझदार हो, ऐसा मुझे बचपन से पता है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? अपने गाल ऐसे आगे करो और खुद ही अपने हाथ से थप्पड़ मारो, है ना? ऐसे याद रहेगा उससे जिंदगी भर। आपने जब बच्चों को पढ़ाओगे तो याद रखोगे कि कॉस थीटा का साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा नहीं होता। क्या होता है? क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। और तुम लोगों के पास मैथ है जहां तक मुझे पता है ना? मैथ है ना तुम्हारे पास? पापियो, कॉस थीटा का साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा तक। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा θ1 से θ2। बच्चे अपने लिमिट चिपका देंगे इसमें, तो पहले क्या लिखेंगे, अपर लिमिट, फिर लिखेंगे लोअर लिमिट, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क आ जाएगा। वर्क आ गया पीई, गौर से देख सामने, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये फॉर्मूला याद कर लो कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़े हुए डायपोल को पकड़ के θ1 से θ2 घुमाना है, तो किया गया वर्क पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 होगा। चमक गई बात? छापो, और क्या है, कहानी खत्म, पैसा आ जाओ। हाँ जी भाई। तो ये हो गया कि अगर θ1 से θ2 अगर अपने को रोटेट करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड आगे की कहानी ये है कि अगर हम इन्हें इसको इसको रोटेट कर दिया, तो रोटेट करने पर हम वर्क की बात कर रहे हैं, पहला केस कि इनिशियली इफ θ1 बराबर 0 डिग्री, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देखो, अगर θ1 अगर तुम्हारे पास 0 है, तो वर्क के नाम पर तुम्हारे पास हो जाएगा पीई कॉस θ1 की जगह कितना चिपका देंगे, 0 माइनस कॉस θ2। तो θ1 0 और θ2 को थीटा नाम दे देते हैं, तो ये थीटा बचेगा अपने पास बस। तो यहां से जो W निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा पीई 1 माइनस कॉस थीटा। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये कह रहा है कि अगर जैसे मान लो अगर आपके पास जो P है वो भी, इसकी भी डायरेक्शन यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ऑलरेडी θ1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री हो गई। अब मैंने इस P को पकड़ के घुमा दिया, तो जैसे ही मैं इस P को रोटेट किया, तो रोटेट करने पे P अब ऐसा हो गया। तो ये जो एंगल बना, ये बना ना मेरे पास θ2, इसकी वैल्यू थीटा है। तो वो हमसे जानना चाह रहा है कि पहले ऐसे पड़ा हुआ था फील्ड के अलोंग, अब हमने उसको रोटेट कर दिया, तो बताओ कितना वर्क करना पड़ा। तो कॉस थीटा की कॉस जीरो θ1 की वैल्यू 0 डाल देंगे। इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है कि अगर कोई डायपोल जो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा हो, वहां से अगर उसे थीटा रोटेट करना हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा। इसी का एक दूसरा भाई आता है, वो बोलता है कि अगर इनिशियली डायपोल एंटी पैरेलल पड़ा हो इलेक्ट्रिक फील्ड के। एंटी पैरेलल का मतलब ये हो गया कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस साइड है, तो एंटी पैरेलल मतलब इसके जस्ट अपोजिट। जब इसके जस्ट अपोजिट होगा तो θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मुझे अब डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर कोई लिखना भी चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, हालांकि जरूरत नहीं है।
मैं फिर भी लिखा दे रहा हूँ कि इफ़ θ1 बराबर 180 डिग्री एंड θ2 बराबर थीटा, तो जो W हो जाएगा वो हो जाएगा PE cos 180 डिग्री माइनस cos थीटा। cos 180 बेटा कितना होता है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक काम करो, एक चम्मच में पानी भरते हैं, है ना, और उसमें थोड़ा पानी भर के से डूबने की कोशिश करते हैं। डूबना नहीं है, कोशिश करना है, क्योंकि चुल्लू पर पानी तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो अपन चम्मच भर पानी में डूबने की कोशिश करेंगे। cos 180 की वैल्यू बताओ कितनी? पक्की बात? पक्का? कैसे जी रहे हो तुम लोग इस समाज में भाई? तुमको तो समाज से निकाल देना चाहिए। तो ये हो जाएगा माइनस PE 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है, ये अपन कब खुद भी कर सकते थे। छाप लेंगे फटाफट। आगे की कहानी देखिए। हमसे कह रहा है कि अगर हम इसको डायपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करें तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हम आपको बता चुके हैं दोनों बातें, है ना। θ1 हो गया, ये दोनों चीज़ हो गई। अब आगे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक डायपोल की। जब डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जा रही है तो ये अभी तक की सबसे अजीब डेफिनेशन है। इसमें कोई मुझसे ये नहीं पूछे कि आखिर ऐसा ही क्यों डिफाइन किया गया, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ये है। इसकी डेफिनेशन पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है। कहां से डिफाइन करी गई है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन से। समझ गए बात को? वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क है कहां से? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इनिशियली डायपोल तुम्हारा ऐसे मानना है, तो θ1 तो हो गया तुम्हारे पास कितना, 90 डिग्री। अब यहां से तुम इसको कहीं भी रोटेट करा लो, तो यहां से मैंने इसको कहीं भी रोटेट करा लिया तो ये एंगल हो गया मेरे पास θ2 जो कि थीटा है। चमक गई बात? तो इसकी जब तुम पोटेंशियल एनर्जी को जब डिफाइन कर दिया, तो जब तुम यहां पर U लिखोगे तो U को तुम क्या लिखोगे? U बोलोगे कि सर ये हो जाएगी मेरे पास PE cos θ1 माइनस cos θ2, और ये हो जाएगा PE cos 90 माइनस cos थीटा। बेटा वैष्णव, cos 90 कितना होता है? फिर से चम्मच ले, उसमें पानी है, उसमें कोशिश करनी है। माइनस cos थीटा, cos 90 बेटा 0 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस PE cos थीटा। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। चौच बंद। इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को गौर से देखो। P क्रॉस E तुम्हारे पास क्या था? टॉर्क था। क्या था? टॉर्क। P क्रॉस E क्या था? टॉर्क। और माइनस P डॉट E क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहां पर एक चीज गौर से देखो, तो अपन ने जो डिफाइन किया है वो जो cos θ1 है, cos θ1 की वैल्यू cos 90 0 हो गया। मतलब तुम्हें अगर 11th का थोड़ा सा भी अगर याद हो, तुम्हें याद होगा कि हम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करते। पता है क्या तुमको? नहीं पता? हम हमेशा डिफाइन करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या डिफाइन करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल। तो मैंने बाय डिफॉल्ट जैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहां पर तुम क्या लिखोगे? U एट θ2 माइनस U एट θ1, और U एट θ1 कितना हो गया? 0। तो ये तुम्हारे पास कितना बचा? सिर्फ U एट θ2। तो वो उसी जगह की पोटेंशियल एनर्जी बची कि नहीं बची? तो ध्यान रखना कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी है डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी की जो पहली पोजीशन है वो है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। और पोटेंशियल एनर्जी 0 कहां पर होती है? जब थीटा 90 होता। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझ लो, और डेफिनेशन के हिसाब से हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की है। और अगर कोई फिर भी और लिखने की भी इच्छा रखता है, तो और लिखने की इच्छा रखता है तो ऐसा भी लिख सकता है,
इसमें हमने शायद 2 पॉइंट आपको लिखा दिए थे, कोई अगर इच्छा लगता है तो ही लिखेंगे कि इफ θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, θ2 इज इक्वल टू 0, तो जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा PE cos 90 माइनस cos थीटा, थीटा है 0 नहीं, हमने 90 से थीटा लेके गए हैं, तो हो जाएगा ये PE माइनस cos थीटा, क्योंकि cos 90 कितना हो जाएगा 0। यही वास्तव में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। वो लिखना नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए था, लिखना नहीं है, वो लिखना यही है, छाप लेंगे। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आ गई भाई, अपना दिमाग घूमना बंद कर गया, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में गेम ऐसा है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो है बट ये यूनिफॉर्म नहीं है, और नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स तो 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। जब आपको ये पता ही नहीं है कि फोर्स हमें निकालना कैसे है, तो वो निकालने का तरीका क्या होता है। जैसे कि आपको वर्क एनर्जी पावर जब पढ़ रहे थे तो F बराबर माइनस du/dr पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ा था? आया ना, आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए पढ़ा था माइनस डेल यू अपॉन डेल आर। कुछ याद आ रहा है 11th का? तुम्हारी 11th एकदम गोल हो रखी है यार। तुम 11th में क्या कर रहे थे, मस्ती? अब भुगतान करोगे उसका। तो F बराबर होता है माइनस du/dr, लेकिन मैं बताता जाता हूँ हर एक चीज़, है ना। F बराबर माइनस du/dr, और आप लोगों ने U ऑलरेडी बता दिया है। U आपने कितना निकाला था अभी, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो जैसे ये पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ चिपका देंगे तो हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो F बराबर हो जाएगा माइनस du/dr, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे कितना बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड की ही बात कर लें तो, बाकी सब तो हटाओ। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा P, तो बाहर आ गया P वेक्टर डॉट DE/dr। सही बात है। अब इस पूरे डिस्कशन में मैं मैग्नीट्यूड ही खेल रहा हूँ ना, बाकी मैं बात नहीं कर रहा। इस पूरे डिस्कशन में देखने वाली बात यह है कि P वेक्टर डॉट DE/dr इस बात की श्योरिटी में बिल्कुल नहीं ले सकता कि हमेशा ये नॉन जीरो ही होगा। अगर cos थीटा 0 हो सकता है, तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा, मतलब जब मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो मैं लिखूंगा PDE/dr इंटू cos थीटा लिखूंगा। cos थीटा की वैल्यू तो 0 हो सकती है ना। अगर cos थीटा 0 हो सकता है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स भी 0 हो सकता है। तो हमें स्टेटमेंट ये लिखना चाहिए कि इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन डायपोल मे बी 0। In non-uniform electric field, force on dipole may be 0. ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया? यहां तक कोई समस्या नहीं। दूसरी चीज, अब बात हो गई है फोर्स की, दूसरी कहानी टॉर्क की है, तो मैं टॉर्क की बात कर लेता हूं। जैसे आप लोगों ने जब टॉर्क पढ़ा था तो टॉर्क का फॉर्मूला था PE sin थीटा। सही बात है। तो सारी डिपेंडेंसी किस चीज पर है, साइन थीटा पर है। साइन थीटा पॉजिटिव नेगेटिव 0 तीनों हो सकता है। तो इसका मतलब जब हम किसी भी डायपोल को, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखेंगे तो टॉर्क की वैल्यू 0 हो सकती है। क्या हमेशा होगी? नहीं। किस पर डिपेंड करेगा? साइन थीटा पे। ठीक है, तो इस बात को भी लिख लिया जाए, इन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, in uniform or non-uniform electric field, torque on the dipole may be 0. Next point, in uniform electric field, force on dipole
in uniform electric field, force on dipole will always be 0. Force on dipole is always be will always be 0. तुम ये वाली बात समझे? जब यूनिफॉर्म हुआ तो यूनिफॉर्म के केस में तो अपन को दिमाग ही नहीं लगाना था. यूनिफॉर्म के केस में अगर मैं बोल रहा था कि देखो भाई ये प्लस है ये माइनस है, तो इस पर भी फोर्स QE, इस पर भी फोर्स QE, इक्वल एंड अपोजिट, तो फोर्स तो हमेशा इस पे कितना आ रहा था. तो इसीलिए मैंने लिखा कि वो हमेशा 0 होगा. क्या? फोर्स किस पर? डायपोल पर. कहां? यूनिफॉर्म. क्या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स 0 हमेशा होगा? क्या नॉन 0 हमेशा होगा? मे बी. ठीक है, तो इसलिए इन शब्दों पे ध्यान रखना. मे बी इनको अंडरलाइन कर लो. जहां जहां मे में लिखा है ना, मे में को अंडरलाइन कर लो. मे में जानते हो? हाँ जी, आगे देखते हैं. आगे का गेम ऐसा है कि आपके सामने क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसका है. क्वेश्चन नंबर 1.9. क्वेश्चन आपके सामने है, करना आपको है और सही आंसर चाहिए मुझे, बस. बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है. देखो भाई, क्वेश्चन तो बहुत आसान है. इसने पूरे का पूरा जो गेम खेला है वो जेड एक्सिस पे खेला है, आया ना? तो मैं एक काम करता हूँ, जेड एक्सिस 3D में बनाना मेरे लिए टफ है, तो मैं ना जेड एक्सिस इधर ही बना देता हूँ. ये गई जेड एक्सिस. इससे किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी. इस जेड एक्सिस में राइट साइड प्लस जेड है, लेफ्ट साइड माइनस जेड है. ये ओरिजिन है अपना. तो यहाँ पे अपन ने एक चार्ज को रख दिया और यहाँ पर एक दूसरे चार्ज को रख दिया. क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये डिस्टेंस 15 है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट हैं 0, 0, -15, और दूसरे वाले के हैं 0, 0, +15. ऐसा ही है ना? +15 पर रखा हुआ है B, और B चार्ज है कैसा? नेगेटिव. तो ये लिखा हुआ है -2.5 इंटू 10⁻⁻7, और A रखा हुआ है -15 पे, तो ये है चार्ज कैसा? पॉजिटिव. ये है +2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम. ये दो चार्ज रखे हुए हैं. दिस इज QB एंड दिस इज QA. ये पूरा क्वेश्चन है. डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, बचपन से ही अपन को पता है डायरेक्शन किधर होती है बेटा? नेगेटिव से पॉजिटिव. तो P वेक्टर की डायरेक्शन पता चल गई. हमसे पूछा है कि टोटल चार्ज बता दो, तो टोटल चार्ज ऑन डायपोल कितना होता है? कितना होता है? तुम बोल क्यों नहीं रहे? कितना होता है टोटल चार्ज? तो बोलो ना 0. क्या प्रॉब्लम है? कितना होता है? 0. हाँ, ऐसे. फिर हमसे पूछ रहा है कि इस पर डायपोल मोमेंट बता दो, तो डायपोल मोमेंट हमसे P वेक्टर पूछना चाह रहा है. तो P वेक्टर होता है Q इंटू A, या अगर टोटल लिखना है तो 2A लिख दो, या Q इंटू R वेक्टर लिख देते हैं ना. तो यहाँ पे चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज तो मेरे पास कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁻7. डिस्टेंस की बात करते हो तो इनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है? तो 30 सेंटीमीटर. तो इसके मतलब अगर मैं इसके बीच में डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, तुम लोग पूरा लिखना बिटवीन, है ना, क्योंकि बोर्ड में ऐसा चलेगा नहीं. डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज 15 + 15 मतलब 30 सेंटीमीटर. इसका मतलब मैं R वेक्टर को लिख सकता हूं -30 K कैप. इससे तुम्हारे पेट में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. सॉरी, इसको मतलब 0.3 मीटर लिख सकता हूँ. इसको मैं लिख सकता हूँ -0.3 K कैप. इससे तुम्हारे पेट में कोई प्रॉब्लम है तो अब बताओ. इन दोनों के बीच की दूरी 30, डायरेक्शन -K की तरफ है, तो -K की तरफ है तो मैंने -K लिख दिया. समझ गए बात को? तो छपाई वीर बनने के साथ साथ समझना भी है. तो -0.3 K कैप. क्वेश्चन खत्म हो गया. ये हो गया आपके पास 7.5 इंटू 10⁻⁻8. ये आ गया P माइनस में K कैप. यूनिट क्या होती है जरा बताना?
कूलम मीटर। हो गया सॉल्व, खत्म। सबका सही है? चलो भाई आगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगेन वापस से सॉल्व करना है, बताना है, फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है बस, और कुछ नहीं करना। तो डाल के बताओ आंसर क्या है। क्वेश्चन इजी है, चौंच बंद। क्वेश्चन कह रहा है कि टॉर्क होता है पी साइन थीटा, फॉर्मूला हमें बचपन से पता है। टॉर्क हमको दे रखा है क्वेश्चन में, टॉर्क ही पूछा है। पी दे रखा है, डायपोल मोमेंट वो दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁹, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 5 इंटू 10⁴, और एंगल दे रखा है अलाइन एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब साइन 30। साइन 30 कितना होता है? हाँ भाई वैष्णव कितना होता है? मैं झूठ बोल रहे हैं ये लोग। 1/2 थोड़ी होता है। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1/2 इंटू 10⁻⁻5, तो हो जाएगा 10, तो मतलब 10⁻⁻4 यूनिट बोलो। हाँ टॉर्क यूनिट, शाबाश। अरे इस न्यूटन मीटर ही होती है, बड़ी सिंपल। वो और आर क्रॉस एफ से भी निकाल सकते हो यूनिट, तो यूनिट तो सेम ही आएगी। अगला क्वेश्चन। अच्छा अगला क्वेश्चन नहीं अपन वापस आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो ये अपन से पढ़ ही चुके हैं, इसमें कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है। इसमें जैसे अपन ने बोला ना प्लस एक्स डायरेक्शन, ये प्लस एक्स डायरेक्शन इसलिए क्योंकि अपना जो डायपोल है उसकी डायरेक्शन भी प्लस एक्स डायरेक्शन है। इसको बोलने का सही तरीका होना चाहिए था कि इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल पी वेक्टर, है ना? सही तरीका ये होता। हर बार प्लस एक्स थोड़ी होगा, हमने माना है प्लस एक्स इसकी वजह से। इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल, मतलब वेक्टर फॉर्म में अगर इसको कोई लिखना चाहे तो यहाँ पे वेक्टर लगा दो, बस काम खत्म हो गया। वेक्टर फॉर्म में अगर कोई इसको लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकता है, ई एट एक्सियल बराबर 2k पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, खत्म। दैट्स इट। ओके, तो सारी बातें हम बता ही चुके हैं, इसमें कुछ नया एड ऑन करना नहीं है मुझे। सिमिलरली हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पर देखा था, इक्वेटोरियल पोजीशन पर देखने के बाद हमने देखा था कि उसकी जो डायरेक्शन है वो एकदम अपोजिट है, और यहाँ पर भी मैंने बता ही दिया है, जो चीज़ मैंने अभी बताई ना वो यहाँ पर भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, एट एनी जनरल पॉइंट, कोई भी पॉइंट है उस पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ये होता कैसे है इसको पहले देख समझ लो। जैसे कि मौका देख के लिखते भी रहा करो, है ना? समझने के साथ साथ ना मौका देख के लिखते भी रहा करो। क्यों भाई? मजा नहीं आया? अब ठीक है। हम्म, और डिचिक 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 डिचिक, गेम ऐसा है कि तुम देख रहे होगे मैं क्या मस्त चित्र बना रहा हूँ। बढ़िया लग रहा है ना? हाँ, अब बढ़िया लगना बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि डायपोले पड़ा हुआ है, गंदा बच्चा। दिख गया डायपोल पड़ा हुआ, ये पी वेक्टर पड़ा हुआ है, साफ साफ दिख रहा होगा। यहाँ से एक लाइन अपन ने बनाई है थीटा एंगल पे,
ये पॉइंट है, ये आर दूरी पर है यहाँ से, ओरिजिन से। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि बताओ कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि हमने इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों पोजीशन देख ली। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये आखिर कोई भी जनरल पॉइंट पे क्या होगा, तो इसीलिए हमने एट एनी जनरल पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करें, लगाओ दिमाग। क्या होना चाहिए, कैसे करें? हमने पढ़ी दो ही चीजें, इक्वेटोरियल और एक्सियल, तो फिर कैसे करना चाहिए? सोचो सोचो, आएगा दिमाग में। अरे तुम लिखने लगे, अबे सोचना है। और कभी भी ये मत सोचना कि तुम सोच नहीं सकते हो, तुम बिल्कुल सोच सकते हो, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो ऐसा है कि किसी और के मन में आ जाए तुम्हारे मन में ना आए, सब हो सकता है। लावण्या, क्या लग रहा है? वो लरण्या कहाँ है? लारण्या, अच्छा, अरे तुम हो। क्या करें बताओ यार, समय बीता जा रहा है, तुम लोग बता नहीं रहे हो कि इसको कैसे सॉल्व करना है। नहीं आइडिया? चलो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। कोई भी जनरल पॉइंट की बात कर रहा है, तो जनरल पॉइंट पे निकालने के लिए मैंने इस पी के कंपोनेंट कर लिए, क्योंकि बस यही एक चीज़ है तुम्हें आती है। एक कंपोनेंट ये हो गया, और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया इधर। यहां तक कोई समस्या तुमको? ये टोटल पी था, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, थीटा वाला? अरे वाह, बहुत बढ़िया। और ये वाला कितना हो जाएगा? शानदार। अब गौर से देख, ये पॉइंट जिसका नाम मैंने एम रख दिया है, ये पॉइंट पी साइन थीटा के लिए कौन सी पोजीशन पर है? इक्वेटोरियल पर। शाबाश, किस पर है? इक्वेटोरियल पे, क्योंकि ये देख, ये लाइन परपेंडिकुलर है ना ये इसके, तो ये लाइन के लिए ये वाला जो पॉइंट इक्वेटोरियल हुआ, और पी कॉस थीटा के लिए ये वाला पॉइंट कैसा हो गया? खत्म हो गया क्वेश्चन, बस बात खत्म। सो एम इज इक्वेटोरियल फॉर पी साइन थीटा एंड m point is axial for p sin और for p cos थीटा। दोनों कंपोनेंट चमक गए। अब जैसे ही तुम्हें ये समझ में आया, तो तुम्हें याद होगा कि p cos थीटा वाला जो एक्सियल है, एक्सियल की डायरेक्शन वही होती थी जो p वेक्टर की है। तो यहां पर p वेक्टर ना होके क्या है, p cos थीटा। तो m पॉइंट पर जो वैल्यू होगी या जो डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन होगी p cos थीटा की, वो इस डायरेक्शन में होगा, इस लाइन के अलोंग। और इसके लिए जो डायरेक्शन थी वो अपोजिट हुआ करती थी, मतलब पी साइन थीटा के अपोजिट, मतलब इधर ना होके इसके अपोजिट। इतना समझ में आ गया? इसकी वजह से मैंने इसका नाम दे दिया, ये ई एक्सियल है, तो इसकी वजह से मैंने इसका नाम दे दिया ई एक्सियल। तो एक्सियल ही बोल दी क्या, ई पैरेलल बोल देते हैं, और इसको नाम दे दिया ई परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसा ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर चमक गया। ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो मुझे अगर मान लो ई नेट निकालना है, तो ई नेट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अंडर रूट ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ई पैरेलल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई पैरेलल की वैल्यू का फॉर्मूला जरा बताना मुझे बेटा, क्या था एक्सियल के लिए? 2kp/r³। लेकिन एक्सियल के केस में 2kp नहीं है, क्या है, p cos। तो ये हो गया p cos थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ई परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो ई परपेंडिकुलर कितना है, p साइन थीटा की वजह से, तो उसका फॉर्मूला था kp/r³। तो kp/r³ की जगह हम कितना लिख देंगे, kp साइन थीटा/r³। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हमने इसकी डायरेक्शन ऑलरेडी काउंट में ले ली है पीछे की तरफ माइनस में, तो मैंने वहां माइनस नहीं लगाया, क्योंकि वहां पे तो मुझे मैग्नीट्यूड ही लिखना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस पूरे में से क्या क्या बाहर आ रहा है, पूरे में से kp/r³ तो डायरेक्टली बाहर आ गया,
इसमें कोई समस्या तुमको? अंदर क्या बचा? अंदर बचा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहां पर बचा साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतना ही बचा। तो इसमें से मैंने के पी बाई आर क्यूब को बाहर निकाल लिया। अंदर इसको लिख सकता हूं मैं, गौर से देख, ये लिखा हुआ है 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आंसर तो मेरा आ गया, बट मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सिंप्लीफाई ये कर सकता हूँ कि 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। 4 को 1 प्लस 3 लिख दूँ, तो 4 को 1 प्लस 3 लिख देते हैं। तो अगले पेज पे लिख देते हैं, तो हो जाएगा के पी बाई आर क्यूब। 4 को मैंने लिख दिया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब समझ गए मैंने ऐसा क्यों किया था। इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। खत्म हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया? के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट एम। चमक गई बात? तो सर ये काम का है क्या? हाँ काम का है, इसीलिए तो बताए। इधर तुम्हारे पास कहीं आ जाएगा ई नेट। किधर आएगा? डायरेक्शन डिपेंड करेगा थीटा कितना है, हम कुछ नहीं बोल सकते, बट आएगा इन दोनों के बीच में। ओके, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, एक और, एक और। ये एंगल मैं बोल रहा हूं अल्फा है, ठीक है? होगा कोई एंगल अल्फा? मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं यहां पे टेन अल्फा निकालूं। क्या निकालूं? टेन अल्फा। उस एम पॉइंट को मैं वापस से ड्रॉ कर रहा हूं, देखना ऐसा ही तो था। इधर था ई पैरेलल, इधर था ई परपेंडिकुलर, और इधर कहीं था ई नेट, और ये एंगल था अल्फा। हाँ या ना? अब ऐसा एंगल है, यहाँ पर मुझे टेन थीटा निकालना है, टेन अल्फा निकालना है। तो ये तो 90 डिग्री है कि नहीं है? तो जो टेन अल्फा होगा वो ये क्या लिख दिया मैंने? ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो टेन अल्फा हो जाएगा, ये हमेशा वाई अपॉन एक्स होता है टेन थीटा, पता है ना? तो अपोजिट मतलब वाई ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल। गणित है छोटा सा, ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? तो वो तुमने अभी अभी निकाली। ई परपेंडिकुलर देखो, ई परपेंडिकुलर कितनी है? के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब। तो ये बन गया के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ई पैरेलल की बात कर लें तो ई पैरेलल में कितना आया तुम्हारा? 2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब। ये दोनों हो गए। अब इसमें से क्या क्या मर गया देखो, टू के पी से के पी मर गया, आर क्यूब से आर क्यूब मर गया। तो ये मुझे दिख रहा है, ये बचा है 1/2 साइन थीटा अपॉन, तो ये बन गया टेन अल्फा बराबर 1/2 टेन थीटा। थीटा कौन सा एंगल था? थीटा कौन सा एंगल था? थीटा था वो एंगल जो इस लाइन ने, ओरिजिन से एम को मिलाने वाली लाइन ने बनाया है, ठीक है? तो थीटा के बारे में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, थीटा इज अ एंगल मेड बाय लाइन ओ एम, या मेड बाय आर वेक्टर। थीटा इज एन एंगल मेड बाय आर वेक्टर और ओ एम वेक्टर, आर वेक्टर और ओ एम वेक्टर। अल्फा is an angle made by net electric field. Alpha is the angle made by net electric field with the r vector or om vector, with the r vector or om vector, ठीक है? ये जो भी कहानी अपन ने करी है ये बोर्ड के लिए नहीं है, ठीक है? ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है जो भी अपन ने ये पढ़ा है, ठीक है भाई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, तो डायपोल के अपन ने जो भी 2-3 क्वेश्चन थे आपके एनसीईआरटी बुक में वो कर लिए। उससे पहले जो अच्छे क्वेश्चन थे वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे तो और कुछ है नहीं ना।
ठीक है, तो अब हम थ्योरी के नाम पर जो भी बची हुई चीज़ें वो पढ़ चुके हैं। अब आपको जो अगली हेडिंग लिखनी चाहिए वो लिखनी चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चैप्टर का एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आप काफ़ी चीज़ें ड्राइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको पहले मैं समझा देता हूँ फ्लक्स का मतलब क्या होता है। जैसे यार एक बात बता, जैसे बड़ा सा पाइप देखा, पाइप में पानी आ रहा है, तो पानी आ रहा है तो पानी ऐसे सामने से अगर तू खड़ा हो जाए तो पानी एक दिन तुझे ऐसे प्रेस करेगा, तो वो वाटर फ्लक्स है। ठीक है, वो वाटर फ्लक्स है। अगर जैसे मान ले एक छोटे से पाइप से एक एयर पास करें, तो जो एयर तेरे ऊपर आ रही होगी तो एयर फ्लक्स है। तो ऐसे ही किसी पर्टिकुलर एरिया से फील्ड लाइंस बाहर जा रही होंगी, तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइंस है, तो वो फील्ड लाइन का फ्लक्स हो गया। तो फ्लक्स एक जनरल टर्म है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब अपन बात कर रहे हैं तो अपन बात कर रहे हैं कि किसी एरिया से परपेंडिकुलरली कितनी फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक सपोज करो, ये गेट एक एरिया है। ठीक है, इससे जो फील्ड लाइंस इस एरिया के परपेंडिकुलर बाहर आ रही हैं, बात उनकी हो रही है। किसी एंगल पर जा रही हैं तो उनका कंपोनेंट ले लिया मैंने। तो किस पूरे एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रही हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये हो गया बात समझने के लिहाज से। इससे एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होना जितनी बात समझाई है। ठीक है, क्वेश्चन होंगे गणित से, और गणित की लाइन ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दो तरीके से लिखा जा सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इसका इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल क्या होता है समझाता हूँ अभी। ये होता है मैथमेटिकली। सर्विस इंटीग्रल तुमने कभी नहीं पढ़ा है। सर्विस इंटीग्रल तुम पढ़ते हो जब तुम अपने हायर क्लासेस में जाते हो, मतलब जब बीएससी वगैरह करोगे या बीटेक वगैरह करोगे तब काम में आएगा। उससे पहले सर्विस इंटीग्रल तुम सुनोगे भी नहीं। तो फ्लक्स के जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें सर्विस इंटीग्रल का इस्तेमाल होता है, वो कभी भी पूछे ही नहीं जाते हैं। मतलब नीट जेई किसी में भी कभी नहीं पूछे जाते, क्योंकि उसके लिए तुम्हें सिलेबस में नहीं है तुम्हारा सर्विस इंटीग्रल। तुम्हारा काम बस ऐसे समझाने के लिए हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप इसके बाद जो दूसरी चीज़ पढ़ते हैं वो होता है फ्लक्स को कोई क्लोज्ड एरिया है, क्लोज्ड एरिया के अंदर क्यू चार्ज रखा है, तो उस एरिया से पास होने वाला जो नेट फ्लक्स होता है वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? ये गॉस भाई साहब ने बोला था, इसीलिए इसको गॉस थ्योरम कहते हैं। जब गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तब लिखा देंगे, लेकिन मैं आपकी इसको एक डेफिनेशन लिखा देता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ये वो डेफिनेशन है, जब आप लोग कभी स्कूल में आपसे पूछी जाए तो आपको ये डेफिनेशन चिपका देनी है एज इट इज़। तो मैं एज इट इज़ ही लिखा देता हूँ। एज इट इज़ डेफिनेशन लिख देंगे, फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस, फ्लक्स linked with any surface is proportional to the flux linked with any surface is proportional to the number of field lines number of field lines number of field lines crossing any area perpendicularly, crossing any area perpendicularly। इसका नोटेशन फाई होता है, पता है क्या आपको? इसका नोटेशन फाई होता है, फाई। आइडिया है? हाँ हाँ, वही वही गणित वाला फाई, वही सेम है, गणित वाला फाई। तो मैं इसकी बाकी डेफिनेशन तो लिखा दी, बाकी तब जरूरत नहीं है इसके अलावा कुछ भी। बाकी सब मैं जो बोल रहा हूँ वही है सब। इसका नोटेशन है फाई। आप लोग इस तरीके से फाई बना देंगे, ऐसा गोला बनाएंगे, उसका पेट चीट देंगे, फाई बन गया। इसको फाई बोलते हैं, PHI, फाई। दूसरी चीज ये कि जब आप ओपन सरफेस के लिए बात करेंगे, ओपन सरफेस के लिए इसका जो फॉर्मूला है वो है फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर का इंटीग्रेशन। ठीक है, जहां पर ई वेक्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड एस वेक्टर आपका एरिया वेक्टर है। ठीक है, मैं भी समझा रहा हूं, थोड़ी देर में भी गणित है, सिर्फ थ्योरी थ्योरी लिख लो।
दूसरी चीज ये, ओपन सरफेस के अलावा अगर क्लोज्ड सरफेस है, तो क्लोज सरफेस के केस में इसी फ्लक्स को मैथमेटिकली लिखा जाता है सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ठीक है, क्या लिखा जाता है? ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अगर ये ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर में अगर एरिया कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा है। अगर इंटीग्रेट करने की जरूरत है तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लक्स बराबर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का इंटीग्रेशन। दोनों ही बातें सही हैं। तो थोड़ा गणित का ज्ञान का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से जो कुछ भी बात लिखी है, इनमें से अपने लिए जो काम की है, अपने 12th के सिलेबस में जो आएगी यूज, वो सिर्फ ये फॉर्मूला आएगा, ना वो आएगा ना ये आएगा। क्योंकि अपने लिए ना तो वेरिएबल एरिया कोई आने वाला है, ना ही कोई क्लोज सरफेस का एरिया आने वाला है। अपने को सिर्फ इसी से काम चल जाएगा। इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस। जबरदस्ती ज्ञान की बात है, अपने लिए काम की नहीं है। सर जब पेपर में आएगा तो हमको क्या, कौन सी डेफिनेशन लिखनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी आपको पेपर में आए तो आपको पहले ये लिखना है, फिर ये लिख देना है, क्योंकि टीचर को भी पता चलना चाहिए अपनी कॉपी देख के कि अपन को सब आता है ना? ठीक है, तो अपन को दोनों बातें लिख देनी है। ये बात हो गई कहानी। अब इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, या नॉर्मली पॉइंट्स की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, हाँ है ना? तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं अगले पेज पे लिख दूं या इधर ही लिख दूं? एरो से किधर कर दें? ये क्या हुआ? इससे तो पूरा कर्सर से होता है क्या? अच्छा, कर्सर से होता है। अरे ये तो पूरा हो गया। एक काम करते हैं, अपने पास तो नेक्स्ट स्लाइड का ऑप्शन है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे। नाइस। तो देखो, पहली बात तो तुमको ये पता चल रहा है, जैसे फॉर्मूला अपन ने निकाला फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस, तो अपन तो नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो ई डॉट एस वेक्टर हो गया। तो इसका पूरे लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि उसके बाद आप प्रॉपर्टी लिख पाएँ। जैसे नॉर्मल जो हमारे काम में आने वाला है वो तो यही है, सिंपल, क्योंकि अपने लिए एरिया वेरिएबल होने वाला है नहीं, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इसको ओपन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? ई एस कॉस थीटा। फ्लक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो कब होगी? जब आपके पास जो थीटा है वो कितना हो जाए? बोलो बोलो। कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है? -1। तो ये हो जाएगा माइनस ई इंटू एस। ये कब होगा? इफ थीटा इज 180 डिग्री। समझ गई बात? इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो जो फाई होगा वो फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो अपन देखेंगे ई एस कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो ये फ्लक्स हो जाएगा 0। तो कोई पूछे फ्लक्स कब 0 होगा? जब एरिया कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इफ थीटा बराबर 0 डिग्री, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में जो फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मतलब ये हो जाएगा ई एस कॉस 0, मतलब ये हो गया ई इंटू एस। तो फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू है ई एस, मिनिमम वैल्यू है माइनस ई एस, और 0 तो 90 डिग्री पर हो ही जाएगा। अगला पॉइंट ये कि ये फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दिख रहा होगा। इसकी हम अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट देखो, फ्लक्स, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कितनी है?
न्यूटन पर कूलम कितनी है, न्यूटन पर कूलम। तो बाजू में तो इसका एरिया है, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ गए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसकी डायमेंशन की बात कर लें, वैसे इसकी एक यूनिट वेवर भी होती है। इसकी डायमेंशन की बात कर लें तो डायमेंशन में देखो, ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कितनी होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन ML T-2 तो हो गया किसकी, फोर्स की। और फोर्स अपॉन नीचे आ जाएगा आपके पास कूलाम, कूलाम की कितनी हो गई 80, और ये हो जाएगा L2 मीटर स्क्वायर की L2। तो आपके पास जो नेट डायमेंशन बची वो बची ML3T-3A-1। यही है क्या, ठीक है, मैंने गड़बड़ तो नहीं करी ना कुछ, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी डायमेंशन। अब कई लोगों को समस्या हो रही होगी कि सर ये कहाँ से डायमेंशन की बात करने लगे, डायमेंशन तो हमारे पल्ले पड़ी नहीं रही। उसका रीज़न ये है कि तुमको डायमेंशन अभी पता ही नहीं है बचपन में। क्या तुमको डायमेंशन निकालना आती है, कितने लोगों को डायमेंशन निकालना नहीं आती है, हाथ उठाओ, मैं सिखाता हूँ। बोल लावण्य बोल, थोड़ी थोड़ी आती है, अच्छा फिर ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि जैसे कि देखो मैंने डायमेंशन निकाली कैसे, जिनको समझना है ना वो इधर देख लो। जैसे फाइव बराबर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज था, एरिया एस है। तो फोर्स की डायमेंशन कितनी निकाल ली मैंने, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो मैं एकदम बेसिक बता देता हूँ, ये हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गया एरिया, नीचे हो गया चार्ज। अब मास को क्या लिख दूंगा m, एरिया कितना हो जाए, ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा LT-2, और ये ऊपर एरिया कितना हो गया L स्क्वायर, नीचे 80, खत्म हो गया, वही तो आ गई। ठीक है ना, तो ऐसे सिंपल सिंपल सोच के कर लिया जाता है डायमेंशन का। डायमेंशन कभी टफ नहीं होती, डायमेंशन के क्वेश्चन हमेशा ईजी होंगे। तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए जिससे डायमेंशन निकाली जा रही है। ओके, यस सर, नो सर, ओके। ये कहानी हो गई भाई। फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम, जीरो कितने पे होता है, 90 डिग्री पे। इतना समझ में आ गया बात यार। अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई ना, तो अब मैं तुम्हें फ्लक्स समझाना शुरू करता हूँ। ठीक है, तुम लिख लो पहले, फिर मैं तुम्हें फ्लक्स समझाता हूँ आखिर है क्या भला ये लिख लिया था पूरा, ये किसी का बाकी है, हाँ लिख लिख फटाफट लिख। टाइम तो नहीं हुआ ना अभी, अभी है मेरे पास टाइम। हाँ तो पॉइंट ये था कि इफ व्हेन फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो इट इम्प्लाइज, पहला पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इनसाइड क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल। अभी सिर्फ लिख लो, है ना, इनसाइड क्लोज सरफेस इज इक्वल नेक्स्ट। दूसरा क्या मतलब है इसका, इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स। नेक्स्ट, डायपोल इज प्रेजेंट। ये इसी के, फ्लक्स जीरो है इसके मतलब है, फ्लक्स जीरो के क्या क्या मतलब है ना। तो अभी दो मतलब हो गए, तीन हो गए, है ना, तीन हो गए। तीसरा क्या है, डायपोल इज प्रेजेंट। चौथा लिख लेंगे कि देयर इज नो चार्ज इनसाइड क्लोज्ड सरफेस, देयर इज नो चार्ज इनसाइड क्लोज्ड सरफेस, देयर इज नो चार्ज इनसाइड क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, अब लिखना कर दो बंद और कॉपी बस सामने रखो। अब जो
तुम थोड़े से गधे नहीं हो। समझ गए अब नेट चार्ज कितना हो गया? देखा, ऐसे ऐसे तुरंत समझ जाते हैं। ऐसे गधा बोला तुरंत समझ गया ना, देखा। ए ऋषभ, तू सुन मेरी बात, देख इधर, देख। अब फ्लक्स को समझते हैं। फ्लक्स की एक डेफिनेशन है, फ्लक्स बराबर अपन ने देख लिया ई डॉट एस वेक्टर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन हो गया, वरना विदाउट इंटीग्रेशन करना है तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इतना अपन ने लिख लिया। लिखा था कि नहीं लिखा? ये लिख लिया ना। हाँ, तो इंटीग्रेशन जब है तो वहाँ पे डी एस लिखना, और जब इंटीग्रेशन साइन नहीं है तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिखना बस। क्या अपन ने दोनों पे इंटीग्रेशन लगाया क्या? नहीं नहीं, इस पे इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है ना। अगर मैं इसको डी एस लिखूंगा तभी तो इंटीग्रेट करूंगा, वरना इंटीग्रेशन का कोई सेंस ही नहीं है। यहाँ से इंटीग्रेशन हटा लेना, वो मैंने इसलिए बाजू में अलग से लिख दिया है, इसको मैं हटाने ही भूल गया, ठीक है। तो अगर तुमको सिर्फ मैथमेटिकली बात करनी है, एस वेक्टर दे देगा क्वेश्चन में, ई वेक्टर दे देगा, अपन को डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट करना आता होगा आई का आई से, जे का जे से और के का के से, खत्म हो गया क्वेश्चन, कोई दिमाग नहीं लगाया। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे दे, एस का मैग्नीट्यूड दे दे, ई और एस के बीच का एंगल दे दे, तो हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे, हम लगा देंगे ई एस कॉस थीटा। मेरा काम इससे भी हो गया, ठीक है। ये दो वैरायटी के क्वेश्चन हो गए। इसके बाद अब समझते हैं आखिर फ्लक्स बला क्या है। जैसे कि अपने पास मैं यहां पर कुछ चीजें तुम्हारे सामने ड्रॉ कर रहा हूं, तुमको देख लेनी है बस। हम्म, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया है, इसको छोटा कर सकते हैं क्या? नहीं हो सकता, छोड़ो। हो सकता है, हो सकता है। परफेक्ट। चल छोड़ते हैं। तो देखो यार, ये अपन ने ना एक सरफेस मानी है, ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, तो ये है एक क्लोज्ड सरफेस, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। इस क्लोज सरफेस में से अपन कुछ फ्लक्स पास करा रहे हैं, उस फ्लक्स को देख लेते हैं। ए, कौन गधा है? बंद कर ले फोन। ये तुमने कुछ फील्ड लाइंस अपन ने ड्रॉ करी, तुमने फील्ड लाइंस देख ली। इन सारी फील्ड लाइंस को गौर से देखो, तो जितनी फील्ड लाइंस इस अपने जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जितने जिसमें एंटर कर रही हैं, उतनी फील्ड लाइंस एग्जिट कर रही हैं। आया ना? ऐसा तो नहीं है कि कुछ फील्ड लाइंस इसमें अंदर रह गई हों, या कुछ फील्ड लाइंस इसके अंदर से एक्स्ट्रा बाहर आ रही हों, ठीक है। तुम इसकी पहली डेफिनेशन पढ़ो, इसमें पहली डेफिनेशन में तुमको क्या बोला गया था कि जो भी फ्लक्स है वो किसी भी एरिया से पास करने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। हाँ या ना? अब यहां पर अपन ने आपसे बोला कि यार इसमें ना इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका जो एस है वो तो हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया किसका? इस सिलेंडर का। सिमिलरली ये एरिया भी कितना हो गया आपके पास? एस। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैंने ई मान लिया, डायरेक्शन इधर है, बताने की जरूरत नहीं है। अब आप इस सिलेंडर के बारे में सोचो, तो सिलेंडर ये ऐसा है, ठीक है, मतलब ये है ऐसा सिलेंडर, और इसमें ऐसा ऐसा इसका ये वाला एंट्री पॉइंट है। अब इसमें जितनी भी फील्ड लाइंस आ रही हैं, इन फील्ड लाइंस के बारे में विचार करो। ये सारी की सारी फील्ड लाइंस इस एरिया के जो है वो एरिया के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन एरिया वेक्टर के एंटी पैरेलल हैं। दो लाइन बोली हैं, दोनों को समझो। पहली लाइन क्या बोली? एरिया के परपेंडिकुलर हैं, और दूसरी लाइन क्या बोली? एरिया वेक्टर के एंटी पैरेलल है। तो पहले तो अपन को यह समझना चाहिए कि आखिर ये एरिया वेक्टर क्या भला होती है। समझ गए बात को? आओ तो एरिया वेक्टर पहले समझ लेते हैं। जैसे कि ये अपन ने एक छोटा सा इस तरीके से एक
आइसक्रीम का कोन है जो ऊपर से ऐसे ढका हुआ है, ठीक है। तो इसका ऊपर वाला एरिया मैं देख रहा हूँ। इस ऊपर वाले एरिया को देखोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा एरिया अगर यहाँ पे मैं बनाऊं तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा ds वेक्टर। यहाँ पर अगर मैं बनाऊं एक छोटा सा एरिया तो बच्चे समझ गए अपने कि सर इसका ds वेक्टर इधर होगा, हाँ है ना। यहाँ पर मैं बनाऊं तो इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। एरिया वेक्टर को डिफाइन करते वक्त तुमको ये ध्यान रखना है कि जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस, जो क्लोज सरफेस है उससे बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है। इधर देखना है, देखना है इधर। जो एरिया वेक्टर है वो क्लोज सरफेस से किधर है, आउटवर्ड है। चमक गई बात। ये कमरा जिसमें अपन बैठे हैं, इस कमरे का अगर एरिया वेक्टर बनाना हो तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके इधर या फिर उस साइड। बुद्धि में आ गई बात। सिमिलरली अगर इस दीवार का बनाना हो तो इस एरिया के परपेंडिकुलर होगा, उधर होगा। एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा वो कुछ प्रॉपर्टीज लेके आता है। एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है एरिया वेक्टर बताना, लेकिन इससे क्वेश्चन बड़े गलत होते हैं। किधर होता है, किसी भी सरफेस के आउटवर्ड होगा और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। अब बुद्धि से सोचना शुरू करते हैं। ये हो गया एरिया वेक्टर का एक्स्ट्रा ज्ञान। अब वापस मुद्दे पे आते हैं, व्हाइट कलर से देखते हैं या कलर रेड ले लेते हैं। इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर इधर होगा कि नहीं होगा, और इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। यहां तक तुम्हारे पेट में कोई दर्द? जो एंट्री पॉइंट है, इस एंट्री पॉइंट का एरिया वेक्टर इधर है। अब इस एरिया वेक्टर को देख तो ये पेन का इस आईपैड से बनने वाला एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है। तो मैंने बोला सरफेस से एरिया वेक्टर का बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, आया ना। दूसरी चीज मैंने ये बोली कि या ऐसे इसको ऐसे बोल दूंगा कि एरिया वेक्टर है इसका लेफ्ट में और इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट में, तो जो एंगल है वो कितना है इन दोनों के बीच का, 180 डिग्री। तो यही तो एंटी पैरेलल बोल रहा था मैं, कि जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल है। कब? जब फील्ड लाइंस इसमें एंटर कर रही। चमक गई बात। एरिया वेक्टर ये है, एरिया ये है, एरिया से एरिया वेक्टर हमेशा कितना एंगल बना रहा है, ये बार बार समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटी सी बात है। शुरू करते हैं। इसीलिए कहते हैं क्लास मत मिस करना, क्लास मिस करी तो सब निपट जाएगा। तो अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर आपके लिए इनकमिंग फ्लक्स की। ठीक है बच्चों, सुनो, मैंने बात करी इनकमिंग फ्लक्स। तो जब हमसे पूछा गया आप इनकमिंग फ्लक्स बताओ, तो फाई इन में लिखूंगा ई वेक्टर एस वेक्टर इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ई वेक्टर एस वेक्टर कॉस 180 डिग्री, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका बनने वाला एंगल कितना है, शाबाश। तो जो मेरे पास इनकमिंग फ्लक्स आया वो यहीं लिख देते हैं, वो माइनस ई एस आया कि नहीं आया, हाँ है ना। सिमिलरली अब मैं यहां पर आउटगोइंग फ्लक्स की बात कर लूं इस क्लोज्ड एरिया से, तो आउटगोइंग फ्लक्स की बात मतलब फाई आउट, तो यहां पे इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, कसम खा रखी है क्या गलत आंसर करने की? बढ़िया सर। तमाकू। तो यहां पे थीटा कितना हो गया, 0। अब थीटा 0 है तो फाई आउट मतलब आउटगोइंग जो फ्लक्स है वो कितना है, ई एस कॉस 0। हे नलायको, तुम्हें 0 समझ में आया एंगल? भाई ई इधर है, एस इधर है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0। तो ये हो जाएगा प्लस का ई एस। इतना चमक गया। इसमें एक जगह और है जो तुम भूल रहे हो, इसमें इसके एरिया 3 है इस सिलेंडर के। एक तो ये वाला एरिया हो गया, दूसरा ये एरिया हो गया, एक कर्व्ड सरफेस भी तो है। अब कर्व्ड सरफेस की बात कर रहे हैं तो कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर बनाना शुरू करते हैं, ठीक है।
लाओ भैया बोतल ऐसी जो दिखने में सही हो, ये वाली दे। हाँ, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट सिलेंडर है। अब यहाँ पर देख, ये फीड लाइन एंटर करी, मतलब इधर ये एग्जिट कर गई, तो इन दोनों एरिया की तो बात अपन ने कर ली। अब कर्व सरफेस की बात करो। इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर ऐसा होगा, इस पॉइंट पे ऐसा होगा, इस पॉइंट पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो होगा। ये सारे के सारे एरिया वेक्टर को अब तुम बुद्धि से सोच के बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड से किस एंगल पर हैं सारे के सारे एरिया वेक्टर, कितने पर हैं? क्योंकि देख, एरिया वेक्टर तो ये हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके अलॉन्ग ही है ना, तो इससे बनने वाला एंगल कितना है? तो जब एंगल 90 डिग्री है तो फ्लक्स कितना होगा? बहुत बढ़िया, यही जानना था मुझे। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि फ्लक्स लिंक्ड विद कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस के साथ फ्लक्स लिंक के केस में यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा, डीएस वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 90। तो ये हो जाएगा ई एस कुछ होगा, मुझे नहीं पता एस कितना है, हालांकि फॉर्मूला पता है तुमको, 2πRL होता है। एरिया कितना होता है? 2πRL होता है ना एरिया, सरफेस एरिया। तो इसको ना ई डॉट डी एस लिख देते हैं। तो ई डी एस इंटू कॉस 90 का इंटीग्रेशन, और cos 90 कितना हो गया? 0। तो ये तो 0 हो गया। मतलब जब जब ये कर्व्ड सरफेस वाला, ये तो उसमें दिमाग लगानी नहीं है, ये तो हर बार कितना होगा? 0। तो मेरे लिए काम का सिर्फ क्या है? इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स। इंटरेस्टिंग बात देख, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव है और आउटगोइंग फ्लक्स, तो मैं ऐसा हमेशा बोल सकता हूं कि इनकमिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होगा। किसी भी क्लोज्ड एरिया में इनकमिंग फ्लक्स हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। और आउटगोइंग फ्लक्स कैसा होगा? क्यों? क्योंकि जो उसकी डायरेक्शन है वो हमेशा 180 डिग्री एंगल पर ही होगी। अब इसके बाद मैंने बोला कि यार अब अगर बता इससे पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना है, तो आप बोलोगे फाई इन प्लस फाई आउट प्लस फाई कर्व। तो फाई कर्व तो कितना है, इसकी तो मुझे बात ही नहीं करनी, तो मेरे लिए सिर्फ काम का कितना बचा? फाई इन प्लस, और फाई इन कितना था? माइनस ई एस। ये कितना है? तो नेट कितना हो गया? 0। चमक गई बात। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता तो क्या करते? अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 होता? नहीं, फ्लक्स 0 के अलावा कुछ और हो सकता था। ओके, चलो अब तुम्हें कुछ कुछ पॉइंट मैंने लिखाए हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा था, पढ़ो। अच्छा, टाइम हो गया क्या? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, टाइम नहीं, वो पढ़ के जाओ वरना फिर भूल जाओगे घर जाके। हाँ, पहला पॉइंट क्या लिखाया था? ये कह रहा है कि अगर जैसे जब आप वो पढ़ लोगे ना गॉस लॉ, तब ये काम में आएंगी चीजें, कि जैसे मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, ये एक स्फीयर मान लिया, चार्ज वार्ज नहीं है, इसके अंदर तुम चार्ज को यहां रखो, चाहे इसकी पोजीशन चेंज करके यहां कर दो, क्या इससे इस बात पे फर्क पड़ेगा कि स्फीयर से कितनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं? पहले भी अगर मान ले 1000 जा रही थी तो बाद में भी कितनी जाएंगी? तो नेट फील्ड लाइन चेंज हो गई क्या? इसीलिए ऐसा बोल रहा है कि तुम कहीं भी रखो उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला। चमक गई बात। दूसरा पॉइंट बोलो। ये कह रहा है कि गॉस आगे जाके तुमको कल की क्लास में ये बताएगा कि नेट फ्लक्स को आप क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। क्यू एनक्लोज्ड मतलब वो चार्ज जो इस एरिया के अंदर एनक्लोज्ड है। अगर फ्लक्स ही 0 है, इसका मतलब क्यू एनक्लोज्ड भी कितना रहा होगा? 0। ये पॉइंट समझ में आया? अगली क्लास में अपन वापस से जब गॉस लॉ पढ़ाएंगे तब वापस से बात आएगी। अगला, ये बात मैंने अभी समझा दी कि अगर फ्लक्स 0 है तो जितना इनकमिंग हो उतना ही मैग्नीट्यूड में, बाकी डायरेक्शन तो मतलब डायरेक्शन क्या है वो तो मैग्नीट्यूड में ही है, एक माइनस ई एस और प्लस ई एस। आगे, नेट चार्ज 0 होने का मतलब है डायपोल पे नेट चार्ज कितना होता है?
प्लस क्यू माइनस क्यू, तो नेट चार्ज डाइपोल पे भी कितना है, तो इसका मतलब डाइपोल भी हो सकता है। नेक्स्ट, इसका मतलब कोई चार्ज नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं, जैसे कि इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं था, जितना आया उतना गया। अब आप लोग छाप सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। इसकी फोटो, अच्छा अच्छा।